सिटी समझ लीजिए दिल्ली को, उसमें भी आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और लोगों का खुलूस, हमारी मिली जुली यानी मिलती जुलती जो सकाफत है, जिसमें आप खाने से लेके रहन सहन तक आपको बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ नज़र आएंगी। तो मे बी इट्स इज़ राइट टू से कि वो जो आपस का खुलूस होता है वो मुझे याद आ रहा था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पता नहीं कब हालात बेहतर होते हैं, उनको यहाँ आने का मौका मिलता है, हमें वहाँ जाने का मौका मिलता है, बट आवर हार्ट्स गो आउट टू ऑल द पीपल, और खुसूसन वो स्टूडेंट्स यूनियंस जो इस वक्त अपने लोगों के हुकूक के लिए, माइनॉरिटीज़ के हुकूक के लिए, बिला ताल्लुक किससे होके कि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं और आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू दोज पीपल। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों का जिक्र है जी, तो चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, एक चीज़ जो हम सबको बड़ी पसंद आती है वो है भुनी हुई मूंगफली। और बचपन में जिस तरह खाते थे ना, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, इस तरह की नस्ली लाइन्स भी बहुत सारी होती हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं मूंगफली के हवाले से उसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को और ख़ास तौर पर सर्दियों में आपकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। वज़न थोड़ा सा बढ़ा देती है, लेकिन चाहे भुनी हुई हो, मसाले वाली हो, नमकीन हो, हर तरह से मूंगफली बड़ा ही दिल को भाती है। आइए देखते हैं उसके हवाले से एक रिपोर्ट। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। हर तरफ ठंडी ठंडी हवाओं का राज है। मौसम सरमा में हमारी जिंदगी में नुमायां तब्दीलियां आ जाती हैं। जिस्म को गर्म रखने के लिए मखसूस पकवान तैयार किए जाते हैं और गर्म कपड़ों के बाजार सज जाते हैं। घरों में हीटर्स कर लिए जाते हैं ऑन। इन्हीं सब के साथ सर्द मौसम की रातों में गलियों में हर सू घंटी की आवाजें लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। दरअसल ये ऐलान है कि गरम गरम लिहाफों में बैठकर गरम गरम मूंगफलियां खाने का वक्त आ चुका है। सर्दियों में हर तरफ मूंगफली फरोश ठेलों पर मूंगफलियां सजाए फिरते नजर आते हैं। मूंगफली हर दिल अजीज मेवा है और सर्दियों में इसके खाने का अपना ही मजा होता है। मूंगफली में पाए जाने वाले गैर तकसीदी अज्जा ग़िज़ाइयत के एतबार से चने, चुकंदर और गाजर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये गैर तकसीदी अज्जा न सिर्फ जिल्द की खुश्की दूर करते हैं, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन डी हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाकर इन्हें बीमारियों से महफूज रखते हैं। मूंगफली में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई, B1, B6 और फास्फोरस शामिल हैं। ज़ियाबतीस टाइप 2 में इसका इस्तेमाल फायदेमंद है। इससे इंसुलिन की सतह बरकरार रहती है। इसमें मौजूद फौलाद खून के लिए नए खलिए बनाता है। मूंगफली की फसल के लिए गर्म मरतूब आबो हवा मौजू है और दौरान बढ़ोतरी मुनासिब वक्फों से बारिश इसकी बेहतर नशोनुमा के लिए मुफीद है। जिन ममालिक में मूंगफली वाफिर मिकदार में पैदा की जाती है उनमें साउथ अफ्रीका, सेनेगाल, नाइजीरिया, मलावी, इंडिया और सूडान शामिल हैं। मूंगफली को खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है, जो मुख्तलिफ खानों, डबल रोटी, केक और अद्वियात वगैरह में शामिल किया जाता है। कनाडा में की जाने वाली एक तहकीक कहती है कि ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए मूंगफली का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस में मुब्तला अफराद के लिए रोजाना 1 चमचा मूंगफली का इस्तेमाल मुस्बत नताइज मुरत्तब कर सकता है। जहां मूंगफली के हैं बेशुमार फायदे, वहीं ये बात भी जहन नशीन रहे कि बाज़ सूरतों में इसके इस्तेमाल से परहेज भी जरूरी है। मसलन जिस्म में खारिश, सांस के मर्ज, दमे और खांसी के मरीज इससे करे मुकम्मल एहतियात, क्योंकि इसमें मौजूद तेल खांसी में इजाफे का सबब बन सकता है। मूंगफली के तेल को ब्यूटी एड की हैसियत से भी किया जाता है इस्तेमाल। मूंगफली से बनाई जाने वाली टॉफी, जिसे चिक्की कहा जाता है, बड़े सगीर में इंतहाई मशहूर है और मुख्तलिफ मवाक़ों, खास तौर पर सर्द मौसम में लोग इसे खाना खूब पसंद करते हैं। जी, मूंगफली के बाद ज़रा बात करना चाहेंगे हमारी मईशत की भी, और मईशत से जुड़े हुए बहुत सारे मामलात हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको याद हो, मुशर्रफ साहब के ज़माने में लोग कह रहे थे कि शायद हम सिंगापुर या फिर दुबई का मॉडल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज पे जाने का इरादा रखते हैं, जो कि पाकिस्तान की इतनी कसीर आबादी के लिए एक वायबल इकनॉमिक मॉडल नहीं है। हाल ही में सैयद अकबर जैदी साहब की एक किताब आई है। आपको बताते चलें कि उनको IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर
पे भी तैनात किया गया है। उनकी PhD कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है। पाकिस्तान के मायनाज रिसर्च साइंटिस्ट, खासतौर पे पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से उसमें उनका शुमार किया जाता है। उनकी जो किताब की तकरीब रोनमाई थी उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स पहुंचे और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को से रिलेटेड उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी, अपना तज्जिया पेश किया। इसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अ लिटिल लेटर, लेकिन ऑन द लाइट हार्टेड एंड आपको बताते चलें कि की चैलेंज के बाद एक और फनी चैलेंज हमारे सामने आ गया जिसको निक जॉनस ने भी करने की कोशिश की है और उसमें थम्स अप, थम्स डाउन, मुक्का क्या कुछ नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। आइए जरा उसकी भी आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। When I popped off and you go gave me just a little bit of love. When I popped off and you go gave me just a little bit of love. When I popped off and you go gave me just a little bit of love. Well, that is a very interesting challenge. अगर आप ये करना चाहते हैं तो कीजिए और उसकी रिपोर्ट पे या अपनी अपलोड पे टैग कर दीजिए आज.tv को, हमारे तक पहुंचेगी तो हम ज़रूर प्रोग्राम में उसको शेयर करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कुछ और मौज़ूआत पे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज एक्शन का रिएक्शन में एक बुक रिव्यू करना चाहेंगे। आपको बताते चलें कि एस अकबर जैदी साहब की एक नई किताब इस वक्त मार्केट में आई है। इसका नाम है जी द न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन पाकिस्तान पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें स्टेट, क्लास और सोशल चेंज को रिसर्च किया गया। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के मायनाज दानिश्वर और रिसर्चर डॉक्टर अकबर जैदी, जिनको हाल ही में तैनात किया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IBA, इस बुक के को एडिटर हैं। उनके साथ इसमें शामिल हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर मैथ्यू मैकार्टनी और इसके अंदर जनाब हमजा अलावी साहब की जो रिसर्च है उसको भी शामिल किया गया है। इसकी तकरीब रोनमाई में मुल्क के मायनाज रिसर्चर्स और तज्जियाकार मौजूद और इन्हीं की स्टेटमेंट से अखज़ करने वाले जो नताइज हैं और इस किताब में जो रिसर्च मौजूद है उस पर आज मैं गुफ्तगू करूंगी विद मिस्टर हसन खावर। थैंक यू सो मच हसन फॉर टेकिंग आउट टाइम। सबसे पहले बात करना चाहेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी सियासी मईशत का हवाला देती है कि किस तरह पाकिस्तान की सियासत ने एक तरह से मईशत को, इक़्तिसादी जो सोच है पाकिस्तान की, उसको परवान चढ़ाया है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान 5 दरियाओं का मुल्क है और हमारी ज़राअत हमारे लिए बहुत अहम है। सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो इस तकरीब रोनमाई में दी गई वो ये कि पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी, यानी हम ज़रूरी मईशत नहीं है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की GDP को देखें तो 20% से कम एग्रीकल्चर है, 20% से कम मैन्युफैक्चरिंग है और तकरीबन 60% जो है वो सर्विसेज सेक्टर है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको ड्राइव तो सर्विसेज सेक्टर कर रहा है और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के लिहाज से वाकई ही जो आपका ज़रूरी शोबा है उसकी कंट्रीब्यूशन कम है। लेकिन आपको, क्योंकि आपने उनके बात की और पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की, तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल इकोनॉमी के हिसाब से अभी भी ज़राअत का एक बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि आपने जब पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखना है तो आपने ये देखना है कि कितने लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देती है। और मेरे जहन में फिगर नहीं, पर मेरे ख्याल में जो एम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की वो तो 40% से भी ज़्यादा हैं। तो अगर आपके 40% लोग एक शोबे के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के हिसाब से आप अभी भी काफ़ी हद तक एग्रेरियन हैं और इसका नतीजा आपको अपनी पॉलिसीज़ में देखने को मिलता है। आप वीट सपोर्ट प्राइसेस देते हैं, आप एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ देते हैं, आप आज तक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ठीक तरह से नहीं लगा सके। तो मैं एक तो उससे थोड़ा सा मेरी उसके बारे में ये राय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़राअत की जो अहमियत है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे क्योंकि 22 करोड़ की आबादी का बड़ा मुल्क है तो उनके खाने पीने, उनके अशिया खुर्द-ओ-नोश को हम एक तरह से उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा हसन, इसके अंदर ये भी मेंशन किया गया कि 1960 से लेके आज तक जो सोशल चेंज पाकिस्तान में आया है कि ख़वातीन प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कर रही हैं, मेरिट की बेसिस पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं और अब वो बाकायदा फॉर्मल मईशत का हिस्सा बनती हैं। इसको एक तरह से दुनिया भर में फेमिनिस्ट इकोनॉमी का नाम भी दिया जाता है। आप इस किताब के तनासब से भी और वैसे भी पाकिस्तान में फेमिनिस्ट इकोनॉमी का यानी ख़वातीन का बाकायदा हिस्सा डालना इन द अर्निंग्स, इन दैट रेवेन्यू स्ट्रीम, उसको कैसा देखते हैं? हाउ डू यू सी इट मूविंग फॉरवर्ड?
देखिए बिल्कुल, तो इसमें दो बातें हैं। जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, टेक्नोलॉजी से जो औरतों की एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन है वो आसान हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि देखिए ख़वातीन हमारी एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं थी, उनके रेजिस्टेंस थे, फैमिलीज़ के, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं और कई तरह की बातें थी। तो टेक्नोलॉजी से डिस्टेंसेस भी कम होते हैं, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अवेयरनेस भी ज़्यादा आती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव ड्राइवर है। मैं ये भी इसी तरह समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो उसका राज सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें तो ख़वातीन कहीं 20-22% के करीब हैं और जो मर्द हैं वो कोई 80% के करीब हैं। तो अगर आप ये जो ख़वातीन हैं इनको किसी तरह एट पार ले आएँ या 50% के करीब भी ले आएँ तो पाकिस्तान तो फिलीपींस वगैरह से आगे निकल जाएगा और वियतनाम के बराबर पहुँच जाएगा। तो ये वो चीज़ें जिस पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन टेक्नोलॉजी, अगर हमारा सिर्फ ये ख्याल है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से ये मसाइल हम हल कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। हुकूमत को इस पर काम करना पड़ेगा, हमें कल्चरली इस पर काम करना पड़ेगा, हमें औरतों के लिए एक सेफ सोसाइटी बनानी पड़ेगी। आप खुद एक खातून हैं, आप बेहतर अंदाज़ा कर सकती हैं कि ख़वातीन को इस माशरे में काम करने के लिए किस किस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम उन कल्चरल फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में शायद हम उस तरह से ना बढ़ सकें। अच्छा, एक और चीज़ हसन जो मैं नोट कर रही थी कि इसके अंदर क्लास डिवाइड को या द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट को इस बात से कतई नज़र होकर नहीं देख सकते कि इट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू मोर क्लोजली दैट वन प्रोविंस इज फीडिंग एंड डेवलपिंग इटसेल्फ ऑन अनदर्स रिसोर्सेज। यानी दूसरे सूबे की जो कमाई होती है उसके ऊपर एक सूबा, जो बड़ा सूबा है, वो अगर अपने आप को डेवलप कर रहा है तो क्या ये वाकई असल मानों में डेवलपमेंट है? आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए बिल्कुल, बात यह है कि जब एक मजबूत फेडरेशन होती है उसके अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। मैं इस वक्त इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि अभी इक्विटेबल है कि नहीं, लेकिन जब आपके मुल्क के 4 सूबे हैं, वो 4 सूबे तभी मिलके बैठेंगे ना अगर उनको लगेगा कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है और उनको इस फेडरेशन से फ़ायदा हो रहा है। तो बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर एक सूबा ये समझता है कि उसके रिसोर्सेज वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और ले कम रहा है तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात इसमें यह है कि सूबों को भी ज़रूरत है कि वो अपनी जो रेवेन्यू बेस है वो बढ़ाएं। अगर आप देखें आज पाकिस्तान के सारे सूबे, चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो, वो तमाम फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। उनका जो ओन सोर्स रेवेन्यू है वो कोई 10-15% के करीब है। तो उनको भी ज़रूरत है कि वो अपनी रेवेन्यू मशीनरी को आगे बढ़ाएं और ताकि वो ज़रा अपनी खुद अपने आप पे रिलायंट हों रादर दैन ओनली लुकिंग एट द फेडरल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, रेवेन्यू स्ट्रीम्स को हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, यानी जो आपका कमाने के तरीके कार हैं उसमें डाइवर्सिटी हमें बहुत उसकी ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, हाल ही में हसन, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये अनाउंस किया है कि इन रेवेन्यूज़ के लिए रेमिटेंसेस पाकिस्तान के लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्टेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक तकरीबन $24 बिलियन का इस दफ़ा हदफ रखा गया है रेमिटेंसेस का, जो पाकिस्तान रिसीव करने की या उसको अपने इकोनॉमी में शामिल करने की एक तरह से एम्बिशन रखता है। आपके ख्याल में ये कितना रियलिस्टिक है और कितना पॉसिबल है? देखिए, आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज आज की दुनिया में किसी भी मुल्क की एक बड़ी अहम ज़रूरत है, क्योंकि उसने जो दरामदाद करनी है, जो भी उसकी ज़रूरियात हैं, उसके लिए उसको फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व चाहिए। अब फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व अगर आप ये लोन्स वगैरह को छोड़ दें तो या तो आपकी रेमिटेंसेज हैं या आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या सबसे जो अहम आपका सोर्स है वो एक्सपोर्ट्स हैं। अब पाकिस्तान की आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स बहुत सारे मसाइल का सामना था, पहले श्रिंक कर रही थी, अब कुछ मार्जिनली बढ़ना शुरू हुई है। तो ऐसे सूरत हाल में मेरे ख्याल में रेमिटेंस ही तो हमारी सेविंग ग्रेस है। और दुनिया के जो डेवलपिंग ममालिक हैं, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो फ़िलीपींस है, वहाँ पे आप देखें कि रेमिटेंसेस बड़ा सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट करती हैं। तो मेरे ख्याल में तो रेमिटेंस को चेस करना कोई बुरा गोल नहीं है। और पाकिस्तान का इतना बड़ा डायस्पोरा बाहर है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स हमारी हर साल जाती है बाहर, तो अगर हम उनको इनकरेज करें कि वो लीगल चैनल से ये पैसे वापस भेजें तो इसका असर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी होगा और उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको भी फ़ायदा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और यकीनन पॉलिटिकल इकोनॉमी पूरी दुनिया की एक हकीकत है, द बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिक्स ऑफ बिजनेस। ये किताब ज़रूर पढ़िएगा और इसके हवाले से अगर आपके कमेंट्स एंड फीडबैक है हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे बड़ी खबर यही, जिस तरह के अपने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस वक्त दौरा किया है पूरे पाकिस्तान का। कई इलाके, खुसूसन पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, वहाँ पे शदीद सर्दी की लहर है। यानी हम इंचेस में बात नहीं कर रहे, 3.5-4 फीट बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तकरीबन 93 लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए हैं। इतनी सख्त सर्दी में जहाँ पे मवासलाती निज़ाम आपका दरम बरम है, घरों पे फिटों के हिसाब से बर्फ़ गिरी हुई है, रास्ते नहीं हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे अगर आप एक मिडिल क्लास, मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनका आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए इस सर्दी के मौसम में बचने के लिए। बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, इवन जो जवान लोग हैं, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, खुसूसन तिब्बे नबवी की नज़र से। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, उनसे यही जानेंगे कि कॉमन डूज डोंट्स और बचाव की तरकीबें क्या हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। जीती रही है आगा साहब। इस दफ़ा तो शदीद सर्दी पड़ी है। शदीद सर्दी। कल तो मेरे ख्याल में 6 था जी, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर ख़त्म हो चुका था और ठंडक बढ़ चुकी थी कि लोग बहुत ज़्यादा कल शिद्दत से बीमार पड़े हैं। अच्छा आगा साहब, जो बलाई इलाके हैं, चले उसमें रिकॉर्ड सर्दी पड़ी है, बर्फ़ ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन उनको फिर भी अंदाज़ा था। जी हाँ। कराची जैसे शहर में हमें तो आदत ही नहीं थी, पिछले 5-6 बरस सर्दियाँ एक शॉल या एक स्वेटर में गुजर जाती थी। यहाँ पे ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, स्पेशली कराची में आपने देखा कि बाइकर्स कितने हैं। तो जो बेचारे मुतवसत घराने के लोग हैं, उनके लिए ज़रा मुझे डूज एंड डोंट्स टिप्स बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि साहिब सरवत लोग जो हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है ठीक ठाक, वो तो अपने बचाव की तदबीरें आराम से कर लेते हैं। लेकिन जो बेचारे मुतवसत तबके के हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं। मुतवसत तबके के लोग भी कर लेते हैं तकरीबन जैसे तैसे, लेकिन जो गरीब और मिस्कीन वल्नरेबल तबका है हमारा, वो लोग नहीं कर पाते बेचारे। तो उनको समझाने के लिए कि उनको किस तरीके से सर्दी से बचना है आगे, और अपने बच्चों को भी बचाना है। सबसे पहले तो ये करें कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ा लें, है ना। गर्म कपड़े, सर पे टोपा बच्चों को। अक्सर तो ये है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो पतली सी शलवार होती है, शलवार के नीचे भी एक मोटा सा पजामा पहना दें, टाइट पहना दें, ताकि बच्चों, हाँ, डबल कपड़े पहना दें बच्चों को, ताकि बच्चे सर्दियों से बचें। अच्छा, फिर दूसरी बात, सॉक्स जरूर पहनाएं, घर के अंदर भी सॉक्स पहनाएं ताकि सीने को ठंड ना लगे। अगर सॉक्स पहनेंगे सीने को ठंड नहीं लगेगी उनको। अच्छा, दूसरी चीज़, कौन सी चीज़ सस्ती है जो आराम से और जिस्म को गर्म रख सकती है? इसमें चाय जब लोग पीते हैं, सफ़ेद चीनी हटा दें और गुड़ की चीनी, गुड़ की शक्कर उसमें डालें। गुड़ की शक्कर जब डालें तो, हाँ, गुड़ की शक्कर जो डालें वो रिफाइंड शक्कर ना लें, गुड़ की डलियां लें। सही। गुड़ लें बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में, उसकी डलियां लें, उसको तोड़ के रख लें, उसको डालें चाय में और पिएं। अच्छा, जिस्म को गर्म करती है। ये जो कावे का रिवाज है, हम तो ग्रीन टी पे चले जाते हैं, लेकिन अदरक का कावा या फिर बड़ी इलायची का कावा, ये भी कारआमद है। देखिए, मैं रोजाना खुद भी पीता हूँ 2 टाइम। मैं क्या करता हूँ, स्टील के भगोने में 3 कप के करीब पानी डालता हूँ, उसमें अच्छी खासी अदरक, इतनी बड़ी अदरक, उसको काटता हूँ बारीक बारीक, उसमें डाल देता हूँ। 20 मिनट तक उसको अदरक को ही पकने देता हूँ मैं पानी के अंदर। फिर उसके बाद उसमें 2 लौंगे डाल देता हूँ। फिर उसके बाद उसमें चाय की पत्ती डालता हूँ, दूध डालता हूँ। बड़े मजे की चाय बनती है, अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय, इसको बहुत से लोग मसाले की चाय भी कहते हैं। सूप का भी बताइएगा आगा साहब। कई लोग यखनी पीना चाहते हैं, लेकिन आजकल तो जी सब पैकेट की यखनी पी रहे हैं जिसमें निरा नमक है। अगर आप, वही आपकी वाली बात कि महंगाई इतनी है, हड्डियाँ, यखनी, उसको अफोर्ड करना मुश्किल है, तो सूप किस चीज़ का बनाया जाए? देखिए, सूप की जगह एक सूप कह लीजिए उसको, या जोशांदा कह लीजिए, या शरबत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मैं उसको बड़ा जबरदस्त बताता हूँ। सिर्फ 2 खजूर, 2 खजूर एक बच्चे को पिलाने के लिए, 2 खजूर गुठली निकालें, खजूर को दूध में डालें, 1 गिलास दूध में, उसको जोश दें आप अच्छी तरह। जब जोश खा जाए, वो बच्चे को बगैर चीनी मिलाए वो पिला दें, जिस्म पूरा उसका गर्म हो जाएगा, पूरी बॉडी में हरारत आ जाएगी। दिन भर में 2 टाइम पिला सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद पिलाएं तो अच्छा है। खाना खाने से पहले पिलाएंगे तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी। अच्छा, बच्चा तो भाग दौड़ में, खेल कूद में हजम कर लेता, लेकिन बड़े लोग हजम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, बच्चों को कोशिश करें कि शाम के टाइम 5-6 बजे नहीं नहाने दें। बहुत सारे बच्चे सुनते नहीं है और नहा लेते हैं, उसके बाद सुबह स्कूल जाना तो खो खो कर रहे होते हैं और सर्दी लग रही होती है। अच्छा, अगर किसी वजह से आपको शाम में नहाना पड़े, तो मैं पूछना ये भी चाहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि नहा के फौरन आए तो चाय पी लें, खुद ही एक पेन किलर खा लें, क्या कोई ऐसी तदबीर आप कर सकते हैं? ये नहा के अगर फौरन आप आ रहे हैं, जैसे ये जो चाय का भी जिक्र हो रहा था, ये भी कर सकते हैं। वरना एक तरकीब है जो बड़ी आसान है,
सरसों के तेल में बना के रख लें। सरसों के तेल में तकरीबन 1 पाव तेल हो, उसमें 2 लहसुन की गंठियां जो बिल्कुल डंठल समीत उसमें डाल दें और उसको उबलने रख दें, पकने रख दें। बिल्कुल ब्लैक हो जाए लहसुन, तकरीबन 1-1.5 घंटे में बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा धीमी आंच पे। उसको निकाल के किसी शीशे में जार में रख लें और बच्चे को नहलाने के बाद वो तेल की मालिश पूरे जिस्म पे कर दें, बच्चे को ठंड ही नहीं लगेगी। अच्छा, जैसे कहा जाता है कान में भी अगर तकलीफ हो तो अक्सर हमारी अम्मी भी किया करती थी कि इसी तरह लहसुन की एक छोटी सी क्लोव को आप सरसों के तेल में पका लें, 1 ड्रॉपर उसका भी डाल दें, कान में कभी तकलीफ नहीं होती। अच्छा आगा साहब, एक आपने टिप दिया था जब हम ताकत को बढ़ाने की और जिस्म में हरारत पैदा करने की और ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत, आपकी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए सूजी और देसी घी की खीर जो पाको हिंद में बहुत ज्यादा मशहूर है, इसमें क्या खास चीज है जो बहुत छोटी सी मिकदार में ये आपको जबरदस्त तवानाई देती है? देखिए, देसी घी चूंकि बहुत गर्म होता है और बहुत ताकतवर होता है और सूजी भी बहुत ताकतवर होती है, जब इसको पकाते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा पिस्ता बादाम डाल दें। बहुत से लोग 4 मगज भी डालते हैं इसमें, सही, ताकि एकदम बॉडी गर्म हो जाती है और बच्चों को खिलाते हैं। आपने देखा होगा अमूमन ज़्यादातर पहले ज़माने के लोग सर्दियों में सूजी का हलवा ज़रूर बच्चों को खिलाया करते थे। और इसमें बहुत से लोग तो अब ये देखा गया है कि उसमें और भी लवाजमात डालना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे वो जो जर्दे में हम लोग डालते हैं ना, वो जो ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, जी, 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 डालना शुरू हो गए लोग, अशरफियां जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को ज़रूर मलूज़ खातिर रखें, लेकिन जैतून का तेल ले लें, तकरीबन वो भी 1 पाव के करीब, और उसमें 2 लीमू छिलके हटा के और लीमू खाली उसमें डालें और 2 हफ्ते के लिए जार में बंद करके रख दें। जार में बंद करके लिए 2 हफ्ते के रखें। उसके बाद उसको जार को खोलें 2 हफ्ते के बाद और बच्चों के जिस्म पे उसको मलना शुरू कर दें, मालिश शुरू कर दें। जब बच्चों के जिस्म पे हम उसकी मालिश करेंगे, बच्चों को ठंड किसी हालत नहीं लगेगी। सही। अच्छा, सही। आयरन की कमी की वजह से भी ठंड लगती है। आप चाहे मोटे मोटे कपड़े भी पहन लें, लेकिन आयरन आपकी बॉडी में अगर कम है तो ठंड लगेगी, हीमोग्लोबिन कम होता जी है। हाँ। अच्छा आगा साहब, इसमें मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो मौसम की सौगातें हैं उसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो मिठाई की दुकानें उसमें हलवा जात मौजूद हैं, अंडे का हलवा, काजू का हलवा, गाजर का हलवा और साथ में पंजीरी। ये ताकत के लिए, क्योंकि ये हमारी खास सकाफत का हिस्सा भी है, इनके इस्तेमाल के बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, इनके इस्तेमाल को बिल्कुल, लेकिन खाना खाने के बाद किया जाए, खाना खाने से पहले ना किया जाए। पंजीरी भी खा सकते हैं, मुल्तानी हलवा भी कराची के अंदर भी बड़ा चलने लग गया, बादाम का हलवा, कराची हलवा। जी हाँ, बहुत सारे किस्म के हलवे हैं जो हम खा सकते हैं। सही। लेकिन हम कोशिश ये करें कि हम जितना भी हो, अब जैसे आसानी के साथ जो गुरबा खा सकते हैं वो मूंगफली के साथ गुड़ मिला लें, गुड़ और मूंगफली जिसको कहा जाता है, अगर साथ आपको मिल जाए। खाएं। हाँ। मतलब उसको मिला के पका के नहीं बना सकते, तो खाली मूंगफली खाएं, उस पर थोड़ा सा गुड़ खाएं, मूंगफली खाएं, थोड़ा सा गुड़ खाएं, तो सर्दी नहीं लगेगी। और इसमें जरूरी यह है कि रात को सोते वक्त बच्चों को मोजे, छोटे बच्चों को मोजे जरूर पहनाएं ताकि उनको सर्दी रात को ठंड ना लगे। और जैसे अम्मी बताती हैं कि क्योंकि कुछ अरसा मेरे पेरेंट्स क्वेटा में भी रहे थे, तो जब बहुत सर्दी का टाइम होता था, कहती हर गर्म कपड़े में, कोट में आपने जो ना मुट्ठी भर नट्स रखे होते थे। तो चलते फिरते जहाँ दूसरी चीजें आप खा रहे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। उसमें कोई भी चीज हो सकती है, बहुत ज्यादा लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये जो मौसम की सौगातें हैं उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा सिद्रा, एक चीज और बताऊं, बहुत से लोगों को इस सीजन में बलगम बहुत ज्यादा आता है, फ्लेम जी, तो उससे बचने के लिए तरकीब बताता हूँ कि बलगम से बचने के लिए सर में जैतून का तेल लगाएं और उसके बाद बच्चों के सर में कंघा करें, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। कंघा करने से बलगम आना बंद हो जाता है, क्योंकि सर की जो रगें होती हैं वो सब खिंचती हैं, उसको सब सूख जाती हैं, बलगम आना बंद हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आपके लिए स्पेशली आया था कि बहुत सारे वेपोरब्स, बहुत सारे बाम्स मौजूद हैं जो बच्चों के सीने पे लगाने के लिए कहा जाता है, या नाक बंद हो जाए या फ्लेम की सूरत में, उसका कोई देसी ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि उसका जो मेंथॉल होता है वो लोगों को कभी कभी उनकी स्किन को इरिटेट कर देता है, तो ये जो वेपोरब है, बाम है, इसके बजाय क्या लगाया जा सकता है? देखिए, वेपोरब और बाम के बजाय जो है रोगन बनफशा एक तेल है, उसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर्दियों में इसकी तासीर गर्म है और गर्मियों में इसकी तासीर सर्द है। अच्छा। इसका सबसे, और ये रोगनों में सरदार की हैसियत रखता है। रोगन बनफशा बाजार में मिल जाता है
और अगर नहीं मिलता तो उसको बनाने का तरीका किताबों में ढूंढ लें, बहुत आराम से बन जाया करता है। बनफशा का फूल होता है, बनफशा का फूल होता है, उसका रोगन निकाला जाता है और उसको सबसे ज्यादा जैतून के साथ मिला के निकालते हैं उसको। तो रोगन बनफशा यानी कि बनफशा के जितने तासीर है, जितनी खुसूसियात हैं, सब उस तेल में आ जाता है। अब बच्चों के सीने पे अगर रोगन बनफशा मलेंगे तो बच्चों का सीना नहीं जकड़ा जाएगा। और बच्चों को नहलाने के बाद उनके सीने पे और उनके जिस्म पे रोगन बनफशा का मालिश करें, उसके बाद उनको धूप में बिठा दें। धूप में जो बिठाएं, सूरज को सामने से तपिश नहीं पड़नी चाहिए। तपिश सामने से सीने पे पड़ेगी तो अंदरूनी बीमारियां, जितनी भी बीमारियों की शिद्दत बढ़ जाएगी। अच्छा, वैसे ये सवाल मैं आपसे करना चाहती थी कि सर्दियों की धूप लोगों को बहुत पसंद होती है। सर्दियों में शाम के वक्त अगर कहीं आग जलाइए तो उसके बहुत करीब बैठ जाते हैं। ये दोनों चीजें करना सही है? क्योंकि एक तो वो धुआं जो होता है उसको आप इनहेल कर रहे हैं, और सर्दियों में जो सर्द गर्म आप अपने साथ कर रहे होते हैं, तो धूप में जाना, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। धूप में बिल्कुल जा सकते हैं। अगर धूप को सेकें तो बहुत अच्छा है। धूप को पुष्ट पे सेकें, यानी कि पीठ पर सेकें। सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं, अगर खड़े रह सकते हैं, एक आधे घंटे खड़े हो जाएं। सर से लेके पैर की पिंडली तक जब पीछे से शुआएं पड़ेंगी, बीमारियां, जितनी भी बीमारियां अगर हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लकवा है, फालिज है, थायराइड है, जितनी भी बीमारियां अगर बॉडी के अंदर हैं, दमा भी है, तमाम बीमारियों का ग्राफ, तमाम बीमारियों की शिद्दत ऐसे करके कम होना शुरू हो जाएगी। आप देखें, इसको आजमा के देखें। ये मेरे मौला का नुस्खा है, इसको आजमा के देखें। तमाम बीमारियों की शिद्दत ऐसे कम हो जाती है। और अगर सामने से तपिश लेंगे, सूरज की शुआएं लेंगे, तमाम बीमारियों की शिद्दत बढ़ जाएगी। तो पीछे सूरज की तपिश को, पीछे सूरज की शुआओं को पीठ पे सेकना चाहिए। अच्छा, ये भी होना चाहिए कि किसी दरख्त का शेड ना पड़े। अक्सर देखा होगा लोग खिड़कियां अपने घर की खोल के रखते हैं, उसमें से आधे हिस्से पे धूप पड़ रही होती है, जिस्म पे आधे हिस्से पे साया होता है। वो खतरनाक कंडीशन है। हाँ, आधे हिस्से पे साया, आधे हिस्से पे धूप, उससे फालिज होने का खतरा होता है। अच्छा आगा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह नज़ला, खांसी, बलगम की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त शिकायत कर रहे हैं कि सर्दी के मौसम में ऐसा लगता है कि नज़र धुंधला सी गई है, क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? क्या ये भी फ्लू के असरात में शामिल है? वीकनेस है? इसको कैसे दूर किया जाए? जी हाँ, वीकनेस है। इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीम के दरख्त का शहद, यानी कि जो शहद नीम के दरख्त पे होता है वो उतरवा लें, मिल जाता है। हमारे इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में आराम से मिलता है। नीम के दरख्त पे जो शहद लगा है उसको उतरवा लें और उसको साफ सुथरा करके निकाल लें एक बर्तन में। नीम के दरख्त का शहद आंखों में लगाया जाए। कैसे लगाया जाए? 4 सलाइयाँ दाईं आंख में और 3 सलाइयाँ बाईं आंख में। आप यकीन करें, जो इस सीज़न में बुखार की वजह से या दूसरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से बिनाई कम हो जाती है, वो वापस दुरुस्त हो जाती है। ज़्यादातर मलेरिया में, टाइफाइड में, बुखार में बिनाई कम हो जाती है, तो वो वापस बिनाई दुरुस्त होते हुए हमने लोगों की देखी है। जबरदस्त टिप है और मेरे ख्याल में इस सीजन के लिए नहीं, ये हर सीजन के लिए टिप है। थैंक यू सो मच आगा साहब फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ ये बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, लेकिन आज बड़ा ही हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम बात करेंगे आज 10 बजे ओवरसीज पाकिस्तानी की पाकिस्तान से तवक्कुआत। इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं इसके, कि अगर कोई विजिट करने आता है तो क्या सोचता है, यहाँ पे शादी करता है तो क्या सोचता है, सरमायाकारी करता है या घर खरीदना चाहता है तो उनके क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। So stay with us and keep watching आज पाकिस्तान। जड़ी बूटी है, कोई टैबलेट है जो हम कराची से दुबई जाने वाली जो फ्लाइट होती है ना घंटे की, उसमें देते हैं। यहाँ पे ड्राइवर अजीब सी ड्राइविंग करता है, उसको लगता है सिग्नल कुछ नहीं है, डेकोरेशन लाइट है, और वहाँ पे उसको सब पता होता है कि लाल पे रुकना है। देखिए, सिर्फ यहाँ से दुबई की बात नहीं है, आप यहाँ से जब इस्लामाबाद तक जाते हैं ना, तब भी वो ड्राइव के दौरान आपको एक जड़ी बूटी दे दी जाती है। पंजाब आप क्रॉस कीजिए, हॉर्न पे हाथ नहीं जाएगा आपका। मैं भी लास्ट वीक बाय रोड इस्लामाबाद गई थी, सिंध क्रॉस किया, कौन सा हॉर्न, कहाँ का हॉर्न, जब वापस आए ना 5 दिन बाद तो एहसास हुआ बड़ा शोर है। जड़ी बूटी का मसला नहीं है, कंडीशन का मसला है। हमारी क्रॉस नहीं कर सकते, उधर ही चलान हो जाता है। बिल्कुल, ओनरशिप का भी मसला है ना। आप ओन तो करें, आपके बच्चे ने अगर शीशा खोला और कचरा बाहर फेंक दिया तो एक मुंह से लफ्ज ही तो निकालना नहीं, बेटा बुरी बात,
अभी मैं सुबह ही देख रही थी, वो छोटी सी बच्ची थी, क्लास यूनिफॉर्म पहने हुई थी, उन्होंने खोला और केले का छिलका बाहर फेंक दिया और अम्मा ने उन्हें टिश्यू पेपर पकड़ाया, उन्होंने वो भी बाहर फेंक दिया। सो इट्स नॉट अबाउट कि हम बाहर जाके खा के कप बाहर फेंक देते। अरे ख्वाजा साहब, मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि देखिए हम अपने हैं ना, अभी सारे पाकिस्तानी हैं तो हम अपने ब्राउन पीपल इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादती भी करते हैं। देखिए हम इतने भी बुरे नहीं है जितना उनकी ड्राइंग रूम में हम हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि कहाँ कहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की जो तवक्कुआत हैं वो थोड़ी ओवर होती है। मिसाल के तौर पे जब यहाँ पे आते हैं तो मैंने अक्सर ड्राइंग रूम में ये कॉन्वर्जेशन सुनी है कि पाकिस्तान में तो जो हाउस वाइफ हैं वो बड़ी अय्याशी कर रही हैं, बड़ी आरामदा जिंदगी है, हमारे पास तो कोई हेल्प नहीं होती। ये बात बार बार कही जाती है, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, वो सही है कि वहाँ चूंकि रिवाज नहीं है हायर करने का, सर्वेंट्स और अव्वल मिलते भी नहीं है और मिलते हैं तो बड़े महंगे मिलते हैं। पाकिस्तान में ये है कि जिनके पास पैसे हैं उन्होंने तो फुल टाइम नौकर रखे हुए हैं, ड्राइवर भी बाहर गेट पे होता है, सुबह गाड़ी भी चपकाता है, वहाँ साहब को खुद गाड़ी पे सुबह कपड़ा मारना पड़ता है, नहीं तो अखबार मारता है उसके ऊपर। अरे पेट्रोल खुद डालना पड़ता है गाड़ी पेट्रोल तो वहाँ पेट्रोल पंप पे वो डालने वाला होता ही नहीं है, वो अंदर जाके पहले बताना होता है कि इसको ऑन करो, फिर पैसे देने वापस जाना पड़ता है। तो वो अच्छा खासा वो एक काम। देखें ये सहूलत होने के बावजूद ईद पे उस बेचारे को ईदी देते हुए हमें गुस्सा आ रहा होता है। वो देखिए पूरा साल आपकी खिदमत करता है। बिल्कुल सही है। अच्छा ख्वाजा साहब, एक होते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जी और घरों में होती है ओवरसीज नंद। हाँ। इसके बारे में जरा बात करें। वो जो 2 महीने के लिए आ जाती है और पहले ऐलान कर देती है मैं घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैंने 10 महीने बड़ी मुशक्कत की है। नहीं, और वो तो फिर आगे इस तरह की बातें करती है ना कि वहाँ पे मशीन होती है, इधर से बकरा डालो, उधर कबाब निकल आते हैं, कबाब खा लो, जो बच जाते हैं वो डाल दो, फिर उधर से एक छोटा बकरा निकल आएगा। हाँ, और वो नई नई चीजें बताती है। भाई आप रोज क्यों पकाते हैं? मैं तो फ्रीज कर लेती हूँ, है ना। नाज़रीन, ओवरसीज नंद के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं खैर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है इस हवाले से। लेकिन ये कि ये एक फैक्ट है, मैंने देखा है कि बहुत अच्छी फैमिलीज भी मैंने अपने पर्सनली अपने घर में भी देखा है कि इफ गिवन एन ऑप्शन दे चूज टू स्टे हियर बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। कि उनको ये लगता है कि यहाँ पे जो कन्वीनियंस है, जो लग्जरियस लाइफ आपको एक मिल रही है, वो वहाँ पर आप नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑफ कोर्स बेचारे ना ग्रोसरी के 2 थैले उठा के वहाँ आ रहे होते हैं, चौथी मंजिल चाहे लिफ्ट जाएगी, लेकिन लिफ्ट तक तो खुद आना है ना। बिल्कुल। अच्छा, आप क्योंकि यंगस्टर्स के साथ नायला जी बहुत काम करते हैं, अब तो खैर बहुत हद तक ये तफरीक ख़त्म हो गई है, इंटरनेट है, नेटफ्लिक्स है, ऑलमोस्ट ग्लोबल कल्चर एक जैसा ही है। लेकिन ज़माना था हमारे बचपन में, हम देखते थे जो ओवरसीज कजन्स होते थे उनका भी बड़ा रोब होता था। वो कोई नई आके कोई चॉकलेट का नाम लेते थे, कोई नया फिनोमेना हमें बताते थे, हम बेचारे कॉम्प्लेक्स में आ जाते थे। अब ये होता है ओवरसीज कजन्स की इंटरेक्शन। अब ओवरसीज के साथ, क्योंकि मेरे अपने घर में भी इसी तरीके का एक सिनेरियो है, अब मुझे लगता है कि एक बड़ी बैलेंस्ड मीटिंग पॉइंट पर आ जाते हैं जहां पर आप अपनी अच्छी चीजें बता रहे होते हैं, वो अपनी अच्छी चीजें बता रहे होते हैं। हमारा जो ये यंगस्टर है ना, वो बेशक आपसे मेरे सामने हमारे ब्राउन इश्यूज पे, पाकिस्तान के इश्यूज पे बात करेगा, लेकिन जब ओवरसीज से कजन आएंगे तो वो फिर उन्हें अच्छी ही फेस दिखाएगा पाकिस्तान की। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब भी जाता हूँ बाहर, लंदन और अमेरिका बहुत जाता हूँ, क्या होता है कि पाकिस्तानी वहाँ 25 साल से रह रहा है। जब हम उसके घर में जाते हैं, पहले तो ये उन्होंने बिरयानी पकाई होती है, और नंबर 2 क्या है, पाकिस्तानी चैनल लगा हुआ होता है, और सारी फैमिली उसी को देख रही होती है। तो बात यह है कि अभी 25 साल से आपने आना नहीं है, और आंटी लगाया पाकिस्तान। सबसे पहले सवाल करते हैं डिजाइनरों को, पाकिस्तान में फैशन क्या चल रहा है? नहीं, सारी डिजाइनरों को मेरी वाइफ कह रही थी कि इनके पास पहले पहुंच गए हैं वो कपड़े, हम तो वहां से आए हैं और पहन के नहीं आए वो वाले। लेकिन मुझे बताएं, ऐसा कोई ट्रिप नहीं होता, वो TCS से मंगा लेती है। शादी अगर हो और उस पर आपके ओवरसीज आपके रिश्तेदार आए हुए हैं, 2 दिन तो बड़े खुश होते, तीसरे दिन उनको हो जाती है फूड पॉइजनिंग। वो तो ये क्यों होता है? यहाँ पे जो पानी है ना, वो काम बराबर कर देता है। ये पानी का मसला है, सॉरी फॉर कटिंग यू सजरा, लेकिन ये पानी का मसला नहीं है। देखिए, आप कहीं पे भी जाएंगे और अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, अगर आप गलत चीजें खाएंगे, आपका पेट तो एक ही चीज का आदी है ना, आप निहारी रोज खाएंगे तो हमें भी फूड पर लगता है कि वो शुरू में एक्साइटमेंट, आप कहते हैं मैं तुझे खाना खाने आया।
बकायदा पूरी लिस्ट कि हमें ये खाना है फला जगह का। अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर इन लॉ विजिट करनी थी यहाँ कनाडा से, तो उनके पास एक पूरी लिस्ट थी बाकायदा बच्चों के पास, हम कि फला जगह से जाके हमें वहाँ का बन कबाब खाना है जो कि हम यहाँ रहते हुए भी नहीं खाएंगे। हाँ, तो ये मेरे ख्याल में वो फूड टूरिज्म भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। दो बड़े कॉमन मसाइल ओवरसीज पाकिस्तानीज को होते हैं। एक तो वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में बिजली भी जाती है और पाकिस्तान में पानी भी कम होता है, और दूसरा मच्छर्स, वो मच्छर नहीं होता, वो मच्छर होता है जो उनको काटता है। इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जवाद अहमद साहब का गाना है तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए है, तुम यहाँ रहो या वहाँ रहो हमें तुमसे प्यार है। वो तो बड़े क्यूट हैं, मासूम से हैं, यहाँ आके कई चीज़ों को बड़ी हैरत से देखते हैं। कभी कभार क्योंकि इनका साल भर बाद, बड़े अरसे बाद चक्कर लगता है। किसी के बच्चे होते हैं जो ज़िंदगी भर आए नहीं होते, सिर्फ सुनी होती हैं कहानियाँ पाकिस्तान के बारे में, सो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग। लेकिन जब वो तैयारी करते हैं ना तो उसमें बड़ी क्यूट चीज़ होती है। अभी हमने ओवरसीज नंद, ओवरसीज कजन्स डिस्कस किए, लेकिन नाज़िर यहाँ पे जो न्यू मदर्स होती हैं उनकी ज़रूर बात करना चाहेंगे। वो क्या करती हैं कि अपने बच्चे की ना उनका बस नहीं चलता, उसको बबल रैप करके लाएं। ओह यस, ओवर प्रोटेक्टिव। आपको लगता है कि कोई भी चीज़, हालांकि हाँ बहुत से लोग हैं, मेजॉरिटी यहीं से गए हुए होते हैं और यहीं की आपकी अपब्रिंगिंग होती है, लेकिन आपको लगता है कि आप एक डेंजर जोन में अपने बच्चे को शायद लेके जा रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ को उसे ओवर प्रोटेक्टिव करना है। एंड आई थिंक दिस इज नॉट एक सही चीज नहीं है, क्योंकि आपको जिस जगह पे भी आप रहते हैं जाहिर है उस माहौल के आप आदी होते हैं। और इट्स गुड फॉर योर इम्यूनिटी के थोड़ा सा गुड फॉर योर इम्यूनिटी, एब्सोल्युटली। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह रही हो कि ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं बहुत सारी मदर्स। उनको ये होता है कि हर चीज आपके बच्चे की आप वहीं से लेकर आए। हाँ, वो इतना लदा फदा यानी बल्क यानी ट्रैवलिंग लाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। अच्छा नायला जी, एक आम तासुर ये है कि सिर्फ यहीं से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, जबकि अगर हम देखें मिडिल ईस्ट में एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है कि जब बच्चे खास पे प्रोफेशनल एज पे अंडर ग्रेड लेवल पे पहुंचते हैं तो कई फैमिली स्प्लिट होती हैं। फादर्स वहीं मिडिल ईस्ट में कमा रहे हैं, मदर्स बच्चों के साथ यहाँ आ जाती हैं। ये रुझान अब कितना तेजी से बढ़ रहा है ये रुझान अब आपका हाई स्कूल तक आ गया है कि खास तौर पे मिडिल ईस्ट के जो पेरेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनका बच्चा ओ लेवल तक या मैट्रिकुलेशन तक तो वहाँ पढ़ ले, लेकिन फिर उन्हें रियलाइजेशन होती है कि वो क्वालिटी एजुकेशन उन्हें वहाँ नहीं मिल पा रही, तो वो उसके लिए अपने बच्चे को यहाँ भेजते हैं और इस हद तक सेक्रीफाइस करते हैं कि बच्चे को यहाँ पे अपार्टमेंट्स दिला देते हैं, किसी हॉस्टल में रख देते हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन तो चाहिए। वो एक्सपेंसिव भी ज्यादा है, क्वालिटी खासतौर पर मिडिल ईस्ट में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आप अगर यूएस की बात करेंगे तो मेडिसिन के लिए बच्चा जरूर पाकिस्तान आता है, क्योंकि बहुत रेयर है कि वहाँ पे वो मेडिसिन में उन्हें डाल पाएं, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। वहाँ 8 साल का है, पहले 4 साल का अंडरग्रेड करेगा, फिर 4 साल का, 4 साल मेडिसिन करेगा। हमारे पास मेरे दोस्त की बेटी भी यहाँ आई, उसने यहाँ से एमबीबीएस किया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब बाहर से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, खासतौर पर अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए, तो हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कंपटीशन में कोप कर पाते हैं या मुश्किल? नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होती है उनको। उन्हें टीचिंग पेडागोजी समझ नहीं आती, उन्हें स्टाइल समझ नहीं आता, उन्हें हमारा पेस भी समझ नहीं आता। हमारे पास आती है कंप्लेंट से बच्चा के कहते हैं टीचर ने बहुत जल्दी पढ़ा दिया मैम, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, आपको टीचर के साथ मैच तो करना है, क्योंकि 1 साल का कोर्स है, आपको कम्पीट करना है, उन्हें होती है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। व्हाट काउंसलिंग डू यू गिव देम नायला जी? अगर ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चे जब पाकिस्तान में आके यानी हाई स्कूल में या अंडरग्रेड में आना चाहें, आप उनको क्या एडवाइस दें? हम उन्हें सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अपनी टीचिंग लर्निंग पैटर्न्स चेंज करो, बजाय इसके कि अकेले घर में जाके जहाँ ना माँ है ना बाप है, कोई और भी नहीं है, अपने खाना भी फूड पैंडा से ही मंगवाना है। बेहतर है कि कॉलेज में लाइब्रेरी में बैठ जाओ, लेट बैठ जाओ, वहाँ पढ़ लो, क्योंकि फिर माहौल वही होगा। वो उनके लिए ज्यादा फीजिबल हो जाता है, वो उनके लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल भी होता है, क्योंकि फिर उन्हें वो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस नहीं आती। जो अडेप्टेशन की बात है ना, कराची में स्पेशली, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इतना मसला नहीं है। कराची आज़ादी पे भी बड़ी बात करते हैं, यानी अब एक बच्चा है उसको सिक्योर एनवायरनमेंट में ट्रेन ले ली, ट्यूब ले ली, टैक्सी ले ली, पैदल निकल गए की आदत है। पाकिस्तान आके कल्चरली मैंने देखा है टीनेज लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, डिसओरिएंट हो जाती हैं, कि उनको बार बार कहा जाता है ये यहाँ नहीं चलेगा। आप क्या कहेंगे वालिदैन को भी और बच्चियों को भी?
ये है कि उनको यहाँ भेजने से पहले थोड़ा सा या तो एक दफा घुमा के यहाँ से ले जाएं ताकि फिर अगर वो कहें कि जाना है तो भेजें। हाँ। वरना मुझे तो 100% यकीन है कि वो जब वापस जाएंगी तो कहेंगी हमने दोबारा नहीं जाना। हाँ। क्योंकि वो यहाँ का माहौल और वहाँ के माहौल में खास तौर पे लड़कियों के लिए, लड़के शायद यहाँ खुश हो जाएंगे, यहाँ यार दोस्त मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं, लेकिन लड़कियों के ऊपर यहाँ ना आजादी है ना कुछ है। के लिए आप देखिए कि अगर वहाँ पे बच्चों को फुटबॉल खेलने की आदत है, कम्युनिटी क्लब्स हैं, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है बाहर निकले और आप यू कैन प्ले गली में दूसरों के शीशे तोड़ दो, वहाँ फुटबॉल खेल लो। बच्चों ने कभी, मैंने अक्सर देखा है जो अगर मुल्क से बाहर से आए हुए होते हैं, वो हमारे यहाँ अगर शादियों में हवाई फायरिंग हो रही होती है, बेचारे देख के परेशान क्या हो रहा है। बिल्कुल वो कहते हैं गोली वापस आएगी, खैर उनको पता होता है। साहब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर लोग मुल्क से बाहर रहते भी हैं तो चाहते हैं कि मुल्क में एक घर बना लें, तो आप देखिए जितनी ये नई हाउसिंग स्कीम्स हैं इनका ओवरसीज ब्लॉक होता है, लेकिन इसमें कई दफा फ्रॉड भी होता है फिर इनके साथ। फ्रॉड के साथ ऑक्यूपाई भी हुए हुए हैं जी, और ताला तोड़ के घुस जाते हैं। अभी एक हमारा दोस्त है, उसका उन्होंने जाली रेंट एग्रीमेंट बनाया और 15 साल का बना दिया और बोला कि हम यहाँ रह रहे हैं, डिफेंस में 1000 गज का मकान है, बोला हम 3rd फ्लोर के ऊपर टेनेंट हैं जब, और स्टे भी ले लिया। हैरत की बात है, जज ने भी स्टे दे दिया और डिफेंस में 3rd फ्लोर होता ही नहीं बंगले का। सही सही। तो ये हो रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यहाँ वो बेचारा ओवरसीज भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से अमेरिका जाता है, उसका ग्रीन कार्ड है 1-2 महीने के लिए जी, पीछे कब्जा हो गया। तो ख्वाजा साहब ओवरसीज पाकिस्तानी अपने राइट्स को या अपने एसेट्स को कैसे डिफेंड कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? अक्सर आप देखें अगर वालिदैन को भी बाहर बुला लेते हैं और वालिदैन की पुरानी प्रॉपर्टी मौजूद है, उनको समझ ही नहीं आता कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को लॉ को एनफोर्स करना है। देखिए हर चीज का कानून बना हुआ है, अगर मैं आपके घर में बगैर इजाजत घुस जाऊं तो ये ट्रेसपास है, लेकिन यहाँ सिस्टम है कि पहले जो माफिया है वो उस इलाके के थाने के SHO से बात करेगी कि हमने कल इस बंगले में घुसना है, वो प्रोटेक्शन देगा, फिर ये घुसेंगे। हाँ। उससे पहले एक वकील करके जाके स्टे ऑर्डर लेके आएंगे कि हम इस बंगले में रह रहे हैं, अभी घुसे नहीं है। वो एक रेंट एग्रीमेंट जाली बनाएगा, फिर एक सेल एग्रीमेंट बनाएगा और कहेगा हम इस घर में रह रहे हैं और अब हमने खरीद लिया है, और फिर घुसेंगे। तो जब पुलिस आएगी तो कहेगी ये हमारे पास स्टे ऑर्डर है, और वो FIR काटने वाला ऐसी FIR काटेगा, उसको C क्लास कर देगा। अब आप कोर्ट में तारीखें लेते रहें। लेकिन ख्वाजा साहब ये तब होता है जब वो किसी खाली घर को प्रॉपर्टी की तरह से देख लेते हैं ना, तो अगर किसी को ये है कि अब अपने जो यानी जो यहाँ पे बात ढूंढते हैं जी, रात को मोटरसाइकिल पे इनका बंदा चलता है, रेकी करता है, बत्ती नहीं जल रही होती, वो समझते हैं खाली है, फिर सुबह उसके चौकीदार से पूछते हैं मालिक किधर है, क्या है, ये सारा ड्रामा है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई ओवरसीज फैमिली मूव हो रही है, हमारे कुछ वकील भी बड़े अमीर हो गए हैं, वो इस तरह के कब्जे कराते हैं। देख भी रहे होंगे हमारा शो। लेकिन आगा साहब इस तरह फिर किस तरह अपने एसेट को बंदा सिक्योर करे, जो खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अक्सर कहते हैं घर है, फ्लैट है, उसको छोड़ के गए, रेंट पे देते हुए भी उनको यही डर कि कब्जा ना हो जाए। यही है। हाँ। तो क्या कहेंगे आप, क्या करें? काम है, मेरी तो एडवाइस ये है कि बिल्कुल ना खरीदें, उसी वो खरीदें जब आए। हाँ। थोड़ा महंगा ले लें, कम से कम सुकून है, खुद रह रहे हैं और ताला चाबी अपने पास है। सही। वरना यहाँ तो फिर मुकदमा ही लड़ते रहेंगे, तो कह सकेंगे ये घर मेरा है, उसमें रह नहीं सकेंगे, दूर से देखेंगे, बच्चों को बताएंगे घर हमारा। सिस्टम स्ट्रांग नहीं है ना। लेकिन आप चले जाए, कोई जाली स्टे ऑर्डर लेके आ जाए, उसको खत्म कराने में 2 साल लग जाते हैं। मैं जज भी रहा हूँ और मैं शर्मिंदगी से ये बात कह रहा हूँ। नोटिस, अब हमने अदर साइड को सुनना है, फिर अदर साइड का जवाब नहीं आया, फिर 3 हफ्ते की तारीख हो गई, फिर तारीख वाले दिन कोई हड़ताल हो गई, फिर दोबारा तारीख हो गई, ये हो रहा है। अच्छा नाजिया, आपने क्योंकि ये किया है और फिर उसके बाद उस वक्त में आपने जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पे सेटअप था उसको रैप अप किया। सबसे पहले हाउ डिफिकल्ट वाज इट, हाउ डिफिकल्ट इज मूविंग अब्रॉड फॉर अ पाकिस्तानी? आई थिंक इतना डिफिकल्ट मेरे लिए इसलिए नहीं था सिद्रा, बिकॉज मैं आई मूव टू मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट का कल्चर आपको पता है कि इट्स वेरी मल्टी कल्चरल, और वहाँ पे चीजें नॉट दैट डिफिकल्ट जो कि अगर आप बिल्कुल ही वेस्टर्न उसमें चले जाएं तो उस हवाले से लैंग्वेज बैरियर भी नहीं, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, और मल्टी कल्चरल है, तो वहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग मौजूद हैं, और बाज जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पर आपको लोकल से ज्यादा एक्सपर्ट्स ही नजर आते हैं वहाँ पे। तो उस हवाले से मेरे लिए तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज इट वॉज वेरी कन्वीनियंट। बल्कि वहाँ से वापस आके यहाँ पर एडजस्ट होना दोबारा से, बच्चों के लिए स्पेशली बच्चों के केस में अगर मैं देखूँ
तो वो एक थोड़ा सा उनके लिए आई वांटेड टू पिक अप हम ऑन अ वेरी एक तरह से इमोशनल और सेंटिमेंटल थिंग। आई नो फॉर अ फैक्ट आपकी फैमिली सेटअप में योर हस्बैंड इज द ओनली सन एंड देन ऑफ कोर्स आपकी जितनी सिस्टर्स इन लॉ उनकी शादी हुई भी है। सही। एक जो चीज ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बड़ा एक तरह से प्रॉब्लम होती है या हार्ट सोर बनती है वो ये कि पेरेंट्स घर में हैं और आप उनको ओल्ड एज में यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, वो हर वक्त बेचारे कनेक्टेड भी होते हैं, सोचते भी रहते हैं। डिड यू फील दैट वे या आपके हस्बैंड की ये फीलिंग्स रही हों? हाँ, एब्सोल्युटली ये एक फैक्टर होता है जहाँ पे यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर पेरेंट्स और उसमें फिर ऑफ कोर्स आप वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं जी ओवरसीज पाकिस्तानीज की, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं इसमें ऐड करती चलूँ। मेरी एक दोस्त है फरा नाज, हुज अ जर्नलिस्ट एज वेल, और हाल ही में वो गई हुई हैं यूके। वहाँ पे उनका मेरे ख्याल में 1-8 महीने का स्टे रहा एंड शी इज़ शी वेयर्स अ हिजाब। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है पाकिस्तान में और उनको लगता है, उन्होंने एक तज्जिया अपना पेश किया कि जब आप बैरून मुल्क होते हैं तो आपको इतनी ठंड नहीं लगती, और उस पर उन्होंने कहा कि जी हमारा जो पहनावा है ना वो बिल्कुल भी सर्दियों के लिए नहीं बना। अगर खवातीन स्वेटर लेती हैं या शॉल लेती हैं जो कि आजकल के मौसम में बिल्कुल नाकाफी होता है, जबकि वो समझती हैं कि वहाँ के अगर लॉन्ग कोट्स को देखा जाए, अगर आप ईरान में भी देख लें, पेशावर में भी देख लें, द वे पीपल ड्रेस अप इट्स मोर मॉडेस्ट और वो आपको जरा गर्म भी रखता है। तो ये मैंने कहा कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ऐड करते चले। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वो बच्चियाँ जो सारी जिंदगी पली बढ़ी पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके वालिदैन की कोशिश होती है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा सा रिश्ता देख के उनकी शादी कर दी जाए। मुश्किल होता है एडजस्ट करना या नहीं, ये जानते हैं। नायरा जी आप क्या कहेंगी? मुश्किल होता है, और मुश्किल कंट्री की सिचुएशन से ज्यादा फैमिली सिचुएशन होती है। अच्छा। क्योंकि फैमिली की एक्सपेक्टेशन उन लड़कियों से बड़ी डिफरेंट होती है। उनका एक डिफरेंट माहौल में ब्रॉटअप हुआ है, उनको टाइम तो दे देना एडजस्ट करने के लिए। उनको हर बात पे आप अगर जज करेंगे, अगर उन्होंने आपसे कह दिया ये पानी नहीं पीना, मिनरल पीना है, तो यार 2-4 महीने पी लेने दीजिए, फिर आदी हो जाएगा उनका पेट भी। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस, आपने शुरू में जब कहा था एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सपैट्स, एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ऑफ पाकिस्तानी बहुत अनरियलिस्टिक हैं। हम बच्ची को ले आते हैं बाहर से, हमें मालूम है कि उसने जिंदगी अपनी यूएस में या यूके में गुजारी है, उसकी लाइफस्टाइल फर्क था। गिव हर टाइम टू एडजस्ट, उसके बाद वो हो जाएंगी। वो प्रॉब्लम वहां पर आती है जहां एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और नतीजा ये होता है कि फिर वो इवेंचुअली, क्योंकि उनका तो ज़ाहिर है कि नेशनैलिटी उस मुल्क की है, वो मियाँ को लेती हैं, चली जाती हैं, फिर सारी जिंदगी बदनाम होती है कि जी हमारा बच्चा लेके भाग गई। लेकिन प्रॉब्लम्स तो फेस करती हैं वो। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं यहाँ पे जो अमूमन ट्रेडिशनली फैमिलीज में देखा जाए, क्योंकि खुशी खुशी और बड़े मेरे ख्याल में खुश उसलूबी से ये मामला तय होते हैं, बच्ची को आप लेकर आते हैं, बस बारात की रुखसती तक ही खुश उसलूबी होती है। उसके बाद वही सास जिन्होंने दुल्हन को बड़ी मोहब्बत से पसंद किया होता है, उन्हें उनमें कीड़े नजर आने लगते हैं। देखिए हमारी अपनी बेटी भी लेट उठती है। मेरी बेटी है, अगर रात भर पढ़ेगी तो सुबह देर से उठेगी। शायद ये एक्सपेक्टेशन मुझे अपनी बहू से भी होनी चाहिए कि अगर वो किसी काम में मसरूफ है या पढ़ रही है या कोई भी XYZ रीजन है, अगर देर से उठ गई तो कोई मसला नहीं है। हम अपनी पाकिस्तानी बहुओं से भी थोड़ी सी नाराजगी का इजहार करते हैं, लेकिन वो जो बेचारी बाहर से आती है ना, उन पे हमने लेबलिंग कर देनी है कि इट्स बिकॉज शी हैज नॉट बीन ब्रॉट अप इन पाकिस्तान। ये बड़ी कोई अनरियलिस्टिक बात है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ख्वाजा साहब, अगर पाकिस्तान से कोई बच्ची बाहर जाती है और उसके साथ कोई ज्यादती हो, कोई बदसलूकी हो, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे सिस्टम्स मौजूद हैं, शी कैन रीच आउट, हेल्पलाइन को कॉल कर सकती है 911 को, एंड इमीडिएट एक्शन विल बी टेकन। आपके तवज्जुह से हम जानना चाहते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चियां अगर पाकिस्तान में आएँ, रवैया सही ना हो, ज्यादती हो रही हो, मार पिटाई या कोई इमोशनल अब्यूज है, वो क्या कर सकती है? मैंने तो उस वक्त ख्वाजा नवीद की अदालत में एक औरत आई थी, तो उसने यही बताया था मुझे कि जी मेरी 9 साल की बच्ची थी, मैं विडो हो गई, तो किसी ने मेरी शादी करवा दी किसी से, तो मैंने कहा चलो बच्ची पल जाएगी। वो आदमी सैडिस्ट था और शाम को आके खाना वाना खा के बैठ जाता था और दीवार के साथ दोनों माँ बेटियों को खड़ा कर देता था, क्वेश्चनिंग, और कोई बात गलत हो जाती थी तो ठुड्डे मारता था। उस औरत ने कहा कि सर हम दुआ करते थे कि सुबह जल्दी हो जाए। आप यकीन करें मुझे रोना आ गया। मैंने उसी वक्त, कमाल शाह होते थे IG, मैंने ऑन एयर कहा कि कोई औरत की रात को कॉल आए 15 के ऊपर, आप अपनी पुलिस को इंस्ट्रक्ट करें कि फौरन मोबाइल भेजे, लेडी पुलिस है साथ, नहीं है आप उनको फौरन भेजें और उन मियाँ बीवी को लेके थाने आ जाएं। लड़की के माँ बाप को फोन करके उनके हवाले करें
अगर सुलह होती है तो सुलह करा के भेज दें। तो समझदारी नंबर भी निकल आए हैं शायद, कुछ समझदारी की टिप्स वैसे भी दें। 1-5 पे वैसे मैं कह रहा हूँ कि बुला लें। देखिए हमारे यहाँ जो गलत रिवाज मौजूद है कि जैसे अगर बाहर से आप बहू तो ले आए हैं, लेकिन पहले ही आके जो ना जो सास होती है वो कहती है जेवर और पासपोर्ट मैं अपने लॉकर में रख के आ जाऊँ, ये नहीं देना। पासपोर्ट अपने पास रखना, बल्कि आते ही अपना लॉकर लो और उसमें जाके जेवर भी रख के आओ और पासपोर्ट भी रख के आओ। क्योंकि ये दोनों आपकी सिक्योरिटी है। पासपोर्ट इसलिए जब जाना हो अपने माँ बाप के पास या अपने मुल्क में फौरन चली जाओ, और जेवर होना चाहिए, उसको बेच के टिकट ले लो। अच्छा, अक्सर आप ये देखो कि इसमें फिर सारी लड़कियों के लिए आपका एडवाइस है, बेटा अपना पासपोर्ट किसी को नहीं देना, और वो नाराज होते हैं तो हो जाएं, बोले जी आप नाराज हो रहे हैं, मैं आज ही जा रही हूँ। हाँ, चलिए आप स्ट्रॉन्ग है, आपको ये कहने की वाकई अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स, डिग्रियां भी नहीं देना। वो कई ब्लैकमेल करते हैं, लड़की बेचारी ने MBBS किया है, उसकी डिग्री नहीं दे रहे। हाँ। ये बात है, मैंने कोर्ट में दरखास्त दी कि भाई हमारी डिग्रियां दे दो, और इनकार करते हैं, कहते हैं साथ ले गई है। अब वो बेचारी कहाँ से प्रूव करे कि मैं नहीं लेके गई? ये दिस इज रियली बेचारी की डिग्रियां सारी लेके बैठ गई। जुल्म है यार। अच्छा, किस पॉइंट पे एम्बेसी या काउंसलेट इन्वॉल्व होती है? हमने हाल ही में देखा कराची, इटालियन भी होती है, जर्मन भी होती है, अपने शहरी को फिर हेल्प करती है, बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अगर वो बच्ची का पासपोर्ट वहाँ का है तो जी वो करते हैं, बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन 1-5 सबसे बेस्ट है, फौरन करो। अच्छा, मुझे ये बताएं नाजिया, अगर आपके ख्याल में कोई ओवरसीज पाकिस्तानी बच्ची की यहाँ पे शादी की जाए, वहाँ की नेशनैलिटी हो, और यहाँ पे ससुराल वाले पहले उससे ये डिमांड करें तो पासपोर्ट दे दो या गिव अप कर दो अपनी सिटीजनशिप, तो आप उसको क्या मशवरा दोगी? ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स, जैसे सर ने कहा कि उसका अपना एक कहते हैं ना बेसिक ह्यूमन राइट, वो तो उसका अपना हक है, उसकी शनाख्त है, उसकी शनाख्त है। एंड एवरी पर्सन हैज द राइट टू लिव देयर लाइफ। मतलब शादी होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जिंदगी, आपकी अपनी प्रायोरिटी। आपको पता है लोगों ने असेंबली की सीटें छोड़ दी हैं, वो अपनी नेशनैलिटी नहीं छोड़ेगी। ड्यूअल कनाडा का एक है सिटीजन, उसने MPA से इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह वो जो लड़की फरहा नाज गई है, वो अमेरिका चली गई है, लोग छोड़ के चले गए यहाँ से। यानी ये आपका बेसिक राइट है, हम ये एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को। बेसिक राइट है और ये आपको करना चाहिए है। और मेरे ख्याल से इस मामले में आपको ये चीज बहुत देखनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी। बिकॉज हम एज अ फैमिली हमें लगता है कि ये अरेंजमेंट जो है ये सही रहेगा, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो बच्चे क्या आपस में कंपैटिबल हो सकेंगे। एक शख्स जो कि सारी जिंदगी बाहर अगर वो लड़की रही है, वहीं पे पली बड़ी है, तो जाहिर है माहौल उसका फर्क है, उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ पर आकर अपनी वो सारी सोच और अपनी वो सब चीजें तब्दील कर लेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। बकरा ईद पे बकरा खरीद के लाओ तो कोई बकरा कोई घास खाता है, कोई खाता है, उनका भी मूड होता है, उनका भी मूड होता है। ये तो इंसान है। अच्छा ख्वाजा साहब, नाइला जी, आखिरी सवाल आप लोगों से कि अगर किसी ओवरसीज इंडिविजुअल से किसी पाकिस्तानी फैमिली ने रिश्ता जोड़ा है, बच्चे की या बच्ची की शादी की है, और ख़ास तौर पर अगर लड़के के वालिदैन ये जोर डालना शुरू कर दें उन ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिली पे कि बच्चे को बाहर बुलाइए और बच्चे को सेटल कीजिए, तो क्या करना चाहिए? अब मजबूरी है, लोग बेचारे करते हैं, लेकिन हमको कहना चाहिए कि यार अपने पैरों पे खड़ा करो, तुम्हारा बच्चा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये रिश्ता ही है क्या कि करते हैं कि लड़का हमारा वहाँ जाके नेशनैलिटी होल्डर है। लेकिन जिस तरह से हम जहेज पे बात करते हैं ना कि अगर कोई शख्स आपसे जहेज डिमांड करे तो आप वहाँ रिश्ता ना कीजिए, इसी तरीके से अगर आपसे ये डिमांड हो जाए कि जी हमारा बच्चा वहाँ जाएगा, आप उसे सेटल कराएंगे, तो बेहतर है आप उस बच्ची को अपने घर में रखिए, उसे सुकून से रहने दीजिए, खुद भी सुकून से रहिए, क्योंकि रोज रोने से बच्चा अपने पास बैठा। बेस्ट एडवाइस आई थिंक आज हम यहाँ पे रेस करना चाहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के इश्यूज, जिसमें आपको अपने कानूनी, अपने ह्यूमन, अदरवाइज आपके तमाम राइट्स आपको पता होने चाहिए। पाकिस्तान के कवानीन इतने भी आसान नहीं है कि उनको कोई भी लांग के चला जाए। आपके पास ये तमाम राइट्स मौजूद हैं, आपको लोगों को कंसल्ट करने की जरूरत है। और अगर हमारे देखने वालों में से कोई ऐसा शख्स है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिसकी बाहर की नेशनैलिटी और अपने आप को इन सर्कमस्टांसेस में पाता है, प्लीज रीच आउट। ख्वाजा साहब ने बड़ा अच्छा एक आपको इशारा दिया कि 15 पे आप कॉल कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी तंजीमें मौजूद हैं, या फिर उस काउंसलेट के नंबर पे आप रुजू कीजिए जहां की आपकी शहरियत है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, बिकॉज अभी जैसे हम बात कर रहे थे कंपैटिबिलिटी के ऊपर, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स जब इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो बहुत एक इमोशनल चैलेंज से भी गुजरते हैं। तो उस हवाले से हम यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंसल्टेंट्स फॉर अ फ्यूचर वर्ल्ड के अंडर में, स्ट्रेस और सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, और उसमें हम कम्युनिटी को एज अ सर्विस ऑफर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप,
तो आपके शो के उससे मैं सबको रेकमेंड करना चाहूंगी कि ज़रूर जाएं, इस वर्कशॉप को अटेंड करें। COFW.co पे वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये वर्कशॉप ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। और कई तरह के स्ट्रेसेस होते हैं जी, बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानी को कभी सिर्फ शादी ब्याह के मामले नहीं, इन्वेस्टमेंट के झांसे। अब आपका कोई बड़ा रिश्तेदार है और खून का रिश्ता है आपका उससे, और आपको कहे कि बड़ी अच्छी सरमायाकारी की ऑफर है, कई लोगों ने पैसे डुबोए हैं इस तरह, बहुत लोगों ने जी सारा बेचारे कमा के आए, किसी की झोली में डाला और वो गायब हो गया, बल्कि फिर वो बाहर चला जाता है। जी बिल्कुल। नाला जी, माहम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतात रहिए, अपनी अक्ल को ताला ना लगाइए। अच्छे बुरे लोग दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, यहाँ पे काबिल एतबार लोग भी हैं और बाहर भी काबिल एतबार लोग हैं, लेकिन समझदारी से काम लेना आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।